हेलो दोस्तों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देखेंगे 12th क्लास केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर सन 2023 का साइड से 347 CF। ठीक है, तो इसके जो पहला क्वेश्चन है वो हम पूरा सॉल्व कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज हम देखेंगे दूसरे क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे आज हम। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है का वाला, इसमें ये है शॉर्ट की दोस्त क्या है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे, स्टार लगा दिया है हमने। ठीक है ना, अभी जो है हमारे सिलेबस में ये है परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। आप कैसे प्रदर्शित करोगे कि परासरण दाब जो है वो एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है ना, तो परासरण दाब को समझने से पहले सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि परासरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैंने एक्स्ट्रा में मैंने लिख दिया एक्स्ट्रा, तो ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया परासरण किसे कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ परासरण किसे कहते हैं, फिर हम परासरण दाब पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो चलो परासरण के बारे में समझाता हूँ। बेटा देखो, ध्यान समझना है। ये कोई जो है ये थिसिल कीप है। ये क्या है? थिसिल कीप है। और ये जो थिसिल कीप है ये स्टेप से है। ठीक है ना, ये थिसिल कीप है और इसके अंदर एक विलयन भरा हुआ है, गाढ़ा विलयन, मतलब सांद्र विलयन भरा हुआ है, अधिक सांद्र विलयन भरा हुआ है। ठीक है ना, इसके अंदर विलयन भरा हुआ है और ये पानी में डुबो दी गई है। तो ये पानी के कण है इसके अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पे देखो, ये जो थिसिल कीप है इसके यहाँ पर अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है। यहाँ पे बेटा क्या है? ये अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है। यहाँ पर ये पार्ट पे अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है। ठीक है, तो देखेंगे जब पानी के कण या विलायक के कण, ये पानी के कण या विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली से होकर के अधिक सांद्रता वाले विलयन में जाता है, तो उस पर क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम परासरण कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम लिखवाए भी है, हमने लिखा बेटा देखो, जब अर्धपारगम झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन, कम सांद्रता वाले विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, तो इस पर क्या बोलते हैं? परासरण कहते हैं। ये मैंने आपको परासरण समझा दिया। अब आते हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लीजिए। देखो परासरण के बारे में, परासरण क्लियर हो गया आप लोगों के लिए? ठीक है ना, थोड़ा सा और समझ लीजिए परासरण के बारे में, फिर हम बात करेंगे परासरण दाब क्या होता है। विलायक के परासरण है ना, विलायक के परासरण के कारण थिसिल कीप में विलयन का स्तर ऊपर बढ़ जाता है ना। तो देखेंगे जैसे जैसे पानी के मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे वैसे वैसे इसका जो विलयन है वो कैसा होगा? पानी की सुनेंगे ध्यान से, जैसे जैसे पानी के मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे इसके अंदर भरा हुआ विलयन जो है वो ऊपर की ओर खिसकेगा। ये बात लिखवाई है हमने। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। फिर लिखा है उदाहरण के लिए जब किशमिश को पानी में डालते हैं तो किशमिश फूल जाती है। परासरण का उदाहरण है ना, मुरझाए हुए फूल जो होते हैं पानी में डालते हैं वो भी फूल जाते हैं, ये भी परासरण का उदाहरण है। अब आते हैं अपने आंसर पे, परासरण दाब किसे कहते हैं। तो जो परासरणिक क्रिया मैंने आपको समझाई है ना, इस परासरणिक क्रिया को रोकने के लिए दाब आरोपित किया जाता है, उसे बोलते हैं परासरण दाब। ठीक है, अब परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। ये कैसे समझेंगे आप लोग? तो सुनेंगे ध्यान से। प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है, क्या देखा गया है? सुनो बेटा, देखो प्रयोग द्वारा ये देखा गया है कि जो परासरण दाब जो पाई होता है वो ताप और सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, पाई समानुपाती होता है CT के, सांद्रता और ताप के। और C इक्वल टू क्या होता है? N/V। N2 का मतलब विलय के मोलों की संख्या। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं N2/V इंटू .RT। अब सुनेंगे ध्यान से, यहाँ पे जो पाई है, यहाँ से हमें दिख रहा है जो पाई है ये N2 के समानुपाती है ना। जो पाई है N2, जो पाई है ये पाई की समानुपाती है बेटा, N2 के समानुपाती है। पाई समानुपाती है N2 के, और N2 क्या है? विलय के मोलों की संख्या या कणों की संख्या। तो परासरण दाब समीकरण 1, समीकरण ये वाली है समीकरण 1। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि जो परासरण दाब होता है वो N2 के समानुपाती है, कणों की संख्या के समानुपाती होता है। कणों की संख्या ज़्यादा होगी तो परासरण दाब भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए अणुसंख्यक गुणधर्म है एक। ठीक है, कणों की संख्या डिपेंड करता है इसलिए। अब हम देखते हैं गा वाला। गा है आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के कोलरॉस नियम को समझाइए। ठीक है ना, कुल मिला के बात ये समझिएगा, कोलरॉस का नियम हमें समझाना है। इस नियम के एक अनुप्रयोग भी बताइए। ठीक है ना, तो सुनो बेटा, कोलरॉस का नियम क्या होता है? अनंत अंतराल पर किसी वैद्युत अभिघट्ट की मोलर चालकता उसके धनायन लाइन की मोलर चालकता युग के बराबर होती है, इसको कोलरॉस का नियम हम कहते हैं, है ना। ये हमें सीखते हैं शॉर्टकट में। जो लिखा हुआ अनंत अंतराल पर वैद्युत अभिघट्ट की मोलर चालकता उस वैद्युत अभिघट्ट के आयनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। ठीक है ना, जैसे कि NaCl है बेटा। ठीक है, इसकी मोलर चालकता लिखना है तो इसके Na+ का मोलर चालकता और Cl- का मोलर चालकता का योग जो कर देंगे, ये कोलरॉस का नियम कहलाता है। तो ये कोलरॉस का नियम हो गया। आप कोलरॉस नियम के अनुप्रयोग देख लीजिए। मोलर चालकता याद करने में इस सूत्र के साथ मोलर चालकता याद कर सकते हैं। तरल वैद्युत अपघट्टों के लिए इसको वियोजन स्थिरांक याद करने में इसका यूज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें इस स्टार लगा हुआ, ये वाला हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। तीसरे का कहा है, इस पर भी स्टार लगा हुआ, ये भी हमें सॉल्व नहीं करना है। और जो ये वाला है खा वाला है, H2O एक द्रव है जबकि H2S गैस है, क्यों? ये भी स्टार लगा हुआ, ये भी नहीं करना है। लेकिन आप समझ सकते हो H2O एक द्रव है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते, इसलिए गैस होती है।
ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर कि IUPAC हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वार्टज कंपाउंड के IUPAC के अकॉर्डिंग इसका क्या लिखना है, हमारे लिए सूत्र बताना है, सूत्र क्या होगा। तो बड़ा सरल होते हैं ये वाले। चलो देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं, ठीक है, ध्यान समझेंगे। तो सुनो देखो, ये दिया हुआ है डाइक्लोरोआइडो विस एथिलीन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड कोबाल्टेट, ठीक है ना, क्लोराइड ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलो अब इसका नाम बताते हैं कैसे लिखा जाता है बेटा, ध्यान समझेंगे। देखो जहाँ पर भी ये थर्ड लिखा हुआ होगा वो क्या होगा, वो होगा सेंट्रल मेटल आयन। बेटा क्या होगा, सेंट्रल मेटल आयन। और सेंट्रल मेटल आयन आपका ये लिख दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद जो इससे पहले लिखा हुआ होता है सेंट्रल मेटल आयन से, वो सारा का सारा क्या होता है, वो होता है लिगेंड्स। ये क्या होता है बेटा, लिगेंड्स होता है। तो डाइक्लोरो ये हो गया, एथिलीन डाइएमीन ये हो गया, और जो लास्ट में लिखा होता है वो होता है क्या होता है, काउंटर आयन। तो काउंटर आयन ये हो गया। इस प्रकार से हम नाम लिख देते हैं, ठीक है ना। ये मैंने समझाया अभी आपके लिए। देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये देखो ये सब लिखा है वो रखा है बिल्कुल। अगला देखते हैं, अगला थोड़ा सा टिपिकल ध्यान रखने योग्य है, ये पेपर में आ जाता है। अब जैसे आयरन थर्ड हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकंड, है ना। तो फेरेट सेकंड ये लास्ट में लिखा हुआ है, ये हमेशा लिगेंड के बाद लिखा होता है। ये क्या, लिगेंड जो बाद लिखा होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेंट्रल मेटल आयन। तो ये हो गया सेंट्रल मेटल आयन। इधर समझ में आया बेटा। देखो ये लिगेंड के बाद लिखा हुआ, ये लिगेंड है, लिगेंड के बाद लिखा हुआ तो क्या कहलाएगा, सेंट्रल मेटल आयन कहलाएगा, हमेशा बाद में ही होता है। तो सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड का ऑक्सीडेशन नंबर ये हमने नोट कर दिया है, ठीक है ना। लिगेंड्स क्या है, हेक्सासाइनो, तो ये हो गया हेक्सासाइनो, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन में मान लीजिए X हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मान लीजिए X हो जाएगा। और इसका आयरन का दे रखा है 3, काउंटर आयरन का दे रखा है 3, ठीक है ना। चलो अब हम क्या काम करते हैं, X की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, Fe का +2 रखा है, Cn का -1 होता है, 6 × X, तो X वैल्यू निकालेंगे -4 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो हमने यही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे। हमने लिख दिया क्वार्टज कंपाउंड की कितनी होगी, 4 और Fe की +3। अब तिरछी गुणा कर देंगे बेटा। जब तिरछी गुणा कर देंगे ये चीज़ यहाँ लिखी जाती है, ये चीज़ यहाँ लिखी जाती है। तो देखो क्या आ गया, ये आपका फॉर्मूला तैयार हो चुका है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्रोटीन की प्राथमिक तथा द्वितीयक संरचना पर टिप्पणी दीजिए, ठीक है ना। तो बेटा देखते हैं, प्रोटीन की स्ट्रक्चर हर साल पेपर में आती है, इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। तो प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है ना। तो सुनेंगे ध्यान से। वह स्ट्रक्चर जो अल्फा अमीनो एसिड के स्पेसिफिक ऑर्डर की जानकारी देती है प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाती है। जैसे मैंने बना रखी है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। आप ये वाले बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं बनानी हो तो आप देखो, अच्छा ये बनी कैसे, इसका थोड़ा समझ लीजिए। तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये क्या है, अमीनो एसिड है। तो यहाँ से अगर वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें तो यहाँ H2 लिखा हुआ है, लिखेंगे H2O अगर निकाल दें तो क्या चीज़ बन करके आएगी, तो ये चीज़ तो बन करके आएगी। देखो यहाँ से H2 निकाल देंगे, यहाँ से H2 निकाल देंगे, तो इस तरीके से बन करके आ जाएगी। ये कहलाएगी आपकी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहलाते हैं। खैर इस चीज़ को छोड़ो, अपने काम की चीज़ देखो, ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका, ठीक है। चलो प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखेंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ आपके लिए। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है 2 टाइप्स के होते हैं, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है और बीटा हेलिक्स भी होता है। जो अल्फा हेलिक्स होता है वो इस तरीके से होता है, पॉलीपेप्टाइड की चैन जो होती है बेटा, एक ऐसी होती है ये, और दूसरी ऐसी होती है, ठीक है। ऐसे ही आप पेपर बिल्कुल सेम टू सेम बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया है, ज़्यादा लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत है इसको नहीं है, ठीक है ना। बीटा सीटी स्ट्रक्चर कैसी होती है, बीटा सीटी स्ट्रक्चर ये देखिए बेटा आपके लिए, बीटा सीटी स्ट्रक्चर को आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है चौथे का में दे रखा है कि 298 तापमान पर निम्नलिखित सेल के लिए नष्ट इक्वेशन लिखिए। तो उसके लिए नष्ट इक्वेशन लिखना है। यदि उपयुक्त सेल का EMF दे रखा है 0.59 वोल्ट, तो सेल का मानक इलेक्ट्रोड भी मतलब EMF हमारे लिए ज्ञात करना है। देखो ठीक, गिवन दे रखा है ई सेल इक्वल टू 0.59, ई सेल इक्वल टू ज्ञात करना है, ठीक है बेटा। ये चीज़ दे रखी है और ये सेल दे रखा है। जब सेल दे रखा है तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सेल समीकरण ऐसे में आ सकते हैं। ये क्या हो गया बेटा, इसका सेल समीकरण हो गया, ठीक है। फॉर्मूला कैसे लगेगा इसमें, देखिएगा ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस का 0.509 अपॉन n log r प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू दे रखी है, देखो इसकी वैल्यू दे रखी है, देखो बेटा इसकी वैल्यू ये दे रखी है, देखो ये वैल्यू इसकी दे रखी है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ लगा दी। ये तो हमें ज्ञात करना है। ये 0.59/2 n की वैल्यू 2 आ जाएगी। देखो 2 है ये बेटा, 2 इलेक्ट्रॉनिक संख्या, तो n की वैल्यू 2 होगी। लॉग प्रोडक्ट का जो आयन वाला पार्ट तो बोल लेते हैं, प्रोडक्ट का ये आयन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और रिएक्टेंट का हम जो होता है, रिएक्टेंट का भी आयन वाला पार्ट लेते हैं। ये वाले खाली सिंपल में रखे हुए हैं, कोई महत्व नहीं है खास, ठीक है ना।
अब इनकी जो वैल्यू दे रखी है, सांद्रता दे रखी है, वो वैल्यू लगा देते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, इतना तक इसका आ जाता है इसका आंसर, ठीक है ना। बाकी हम समझदार अनसॉल्व कर रहे हैं तो इतना तो आ कर सकते हो कैलकुलेशन। अब ये अगला है खा वाला, स्कंदन पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। स्कंदन, ठीक है ना, तो हमारे सिलेबस में ये नहीं है। स्कंदन क्या होता है ये भी हमारे सिलेबस में नहीं, सावर्णीकरण भी नहीं है हमारे सिलेबस में। अब हमें देखना है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता है हर साल, ठीक है बेटा। क्या है, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण पर टिप्पणी लिखिए। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण पर टिप्पणी दीजिए। प्राथमिक अभियोजन के संश्लेषण से गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण की प्राथमिकता क्यों दी जाती है। मतलब बात यह है, जो गैब्रियल थैलेमाइड है इससे ही प्राथमिक एमीन क्यों बनाया जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ये पूछता है। तो सबसे पहले देखिए गैब्रियल थैलेमाइड आता कहाँ से। सबसे पहले ये देखिएगा, ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपके लिए, गैब्रियल थैलेमाइड आता कहाँ से। देखो बेटा, ये जो है ये है थैलेमाइड का सूत्र। क्या है ये, थैलिक एसिड का, सॉरी ये क्या सूत्र है, थैलिक एसिड का सूत्र है। थैलिक एसिड में अगर हम 2 गुनी अमोनिया जोड़ देंगे तो देखो हमारे लिए ये चीज़ प्राप्त होती है बेटा, ठीक है ना, ये प्राप्त होता है हमारे लिए। उसके बाद इसमें से NH3 निकाल लेंगे तो हमें ये प्राप्त होता है, इसका नाम होता है थैलेमाइड। ये हमें थैलेमाइड यहाँ पे बना है यहाँ पर, ठीक है ना, ये थैलेमाइड बना है। अब देखो, अब हमारा जो रिएक्शन, जो मेन रिएक्शन हमारा आंसर स्टार्ट होगा, ये थैलेमाइड का सूत्र हो गया, ठीक है, थैलेमाइड का सूत्र हो गया। अब इसको और NaOH की प्रेजेंट में RX से रिएक्शन कराते हैं तो H2 निकल जाता है, RNH2 प्राप्त होता है, और हमारे लिए ये कहलाता है पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलेमाइड। ये पोटेशियम का साल्ट प्राप्त होता है। उसका मैकेनिज्म देखिएगा, मैकेनिज्म क्या है इसका बेटा, मैकेनिज्म ये वाला इसका मैकेनिज्म है, ठीक है ना। उसका मैकेनिज्म देख लीजिए आप लोग, मैकेनिज्म बहुत आसान है इसका, जो मैंने कर रखा है पूरा बहुत अच्छे से। अब हम देखते हैं कि इसकी आवश्यकता आखिर, मतलब इसकी ही इसको प्राथमिकता क्यों दी जाती है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है ना, प्राथमिक एमीन बनाने के लिए। तो गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया से प्योर प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है, मतलब कुछ मिक्स से कुछ नहीं होता, प्योर प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है, प्योर प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है, इसलिए गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाते हैं प्राइमरी एमीन को। इसलिए प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है ना। तो देखो वैसे हम नॉर्मल तरीका ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे मैं टिक लगा रखा है ये वाला, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें देखो मिक्सचर RNH2 RNH मिक्सचर प्राप्त हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम आती है। इसीलिए हम लोग जो है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन का यूज़ करते हैं प्राथमिक एमीन के फॉर्मेशन में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है लिखा है, कार्बोहाइड्रेट्स के डीएल एंड विन्यासों से आप क्या समझते हैं। डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज का संरचना सूत्र बनाइए। तो मैं आपको बता दूँ, सुनेंगे ध्यान से। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कार्बन 5 पर लगा OH ग्रुप लगा OH ग्रुप, ठीक है, अगर राइट साइड में होता है, कैसा होता है बेटा, अगर राइट साइड में होता है, यदि लिखा हुआ है, ठीक, याद नहीं है, यदि लिखा हुआ है, मैं भी कंफ्यूज हो गया, लिखा हुआ था यदि राइट साइड में होता है तो इसको डी फॉर्म कहते हैं, लेफ्ट साइड में होता है तो इसको हम एल फॉर्म कहते हैं। OH ग्रुप अगर दाहिनी तरफ है तो डी फॉर्म, और लेफ्ट साइड है उसको एल फॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डी का मतलब होता है डेक्स्टर का मतलब राइट साइड में, एल फॉर्म कहते हैं इसके लिए, ठीक है, राइट साइड में कहते हैं इसको, ठीक है। एल फॉर लीवोस होता है और इसको लेफ्ट साइड कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। खैर इतना ध्यान रखेंगे। अगर देखो ये OH जो है, जो डी इस साइड में है, जो 5 नंबर का OH है, अगर वो दाहिनी साइड में है तो उसको डी फॉर्म कहते हैं, लेफ्ट साइड में तो उसको हम एल फॉर्म कहते हैं, है ना। चलो, अब इसकी स्ट्रक्चर हमसे पूछी थी तो इसको मैं देखो, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये राइट साइड में है तो उसको डी फॉर्म कहेंगे, ये लेफ्ट साइड में तो उसको एल फॉर्म कहेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा तो कर दिए लाइक, प्यार से क्यों कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।